अस्सलाम वालेकुम। ADP1 अकाउंटिंग का लेक्चर है। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम रिवाइज्ड कैश बुक। आज हम लोगों ने जो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है वो किस बेस पे बनानी है? रिवाइज कैश बुक पे। हम रिवाइज कैश बुक बनाते क्यों हैं? अब जब हम लोग अपनी कैश बुक में अपना बैंक कॉलम, ज़ाहिर है हम बैंक में जो रिकॉर्ड होता है वो बैंक अपनी बुक में जो रिकॉर्ड करता है तो वो उस बुक को कहते हैं पासबुक। हम लोग जो अपने बैंक में रखवाए हुए कैश का हिसाब किताब लिखते हैं उस बुक को कहते हैं कैश बुक। अब सम टाइम ऐसे होता है, कुछ डायरेक्ट पेमेंट्स होती हैं, कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जो पासबुक में तो रिकॉर्ड हो जाते हैं, लेकिन जिस दिन हम वो रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे होते हैं उस डेट तक वो कैश बुक के बैंक कॉलम में अभी तक हम लोगों ने नोट डाउन नहीं की हुई होती। तो हम लोग सबसे पहले तो कैश बुक को रिवाइज करेंगे, यानी उसमें वो चीज़ें भी ऐड करेंगे, वो डिस्क्रिपेंसीज जो हम लोगों ने 30 दिसंबर या 31 दिसंबर तक हम लोगों ने उसमें ऐड नहीं की थी वो हमें उसमें डेबिट या क्रेडिट करेंगे। उसके बाद हम लोग बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे। तो देख लेते हैं कैसे बनाते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 16 को रीड आउट कर लेते हैं कि इसमें है क्या और कैसे हम लोगों ने जो है वो रिवाइज्ड कैश बुक बनानी है। प्रिपेयर अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ रिवाइज्ड कैश बुक फ्रॉम अंडर मेंशन आइटम्स एज ऑन 31 दिसंबर 2004। ठीक है। सबसे पहले ये कैश एंड चेक्स टोटलिंग ₹1,47,800 वर सेंट टू द बैंक इन द मंथ ऑफ दिसंबर, but out of them one check for ₹18,000 was credited in the passbook on 2nd January 2005। अब वो क्या कह रहे हैं कि कैश और चेक जो हैं कितने अमाउंट के 1,47,800 वो बैंक में तो हम लोगों ने भेज दिए हैं। ठीक है, किसके लिए? कलेक्शन के लिए। लेकिन जो है सारे जो चेक्स हैं और कैश है वो हो गया, ठीक है, कलेक्ट हो गया है, मगर जो 18,000 है वो 31 दिसंबर के बाद जो है यानी 2 जनवरी 2005 को उन्होंने क्रेडिट किया। ठीक है, तो ये हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में नोट करेंगे, यानी उसमें हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ऑन 26 दिसंबर। इससे पहले जैसे मैं आपको पहली स्टेटमेंट को थोड़ा और एलाबोरेट कर दूं, जैसे हम लोगों ने बैंक को कलेक्शन के लिए पूरा 1,47,800 दिया था। ठीक है, हम लोगों ने ज्यूम कर लिया कि वो बैंक ने कलेक्ट कर लिया और हमने अपनी कैश बुक में उसको ऐड कर लिया, लेकिन उसमें से 18,000 जो था वो अभी तक तो बैंक ने कलेक्ट ही नहीं किया, क्रेडिट ही नहीं किया। तो हम लोग क्या करेंगे? वो 18,000 अपनी कैश बुक में से क्रेडिट कर देंगे, लेस कर देंगे, क्योंकि वो 31 दिसंबर यानी 31 दिसंबर के बाद क्रेडिट हुआ है। और हम लोग बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कौन सी डेट की बना रहे हैं? 31 दिसंबर की। तो हम लोग वहाँ तक जो चीज़ें कलेक्ट हुई हुई हैं उनको तो हमने ऐड किया हुआ होगा या लेस किया हुआ होगा, उसके बाद वाली जो एंट्रीज हैं उनको हमने रिकनसाइल करते हुए दोनों बुक्स का बैलेंस मैच करना है। सेकंड क्या थी? ऑन 26 दिसंबर चेक वर इशूड इन फेवर ऑफ क्रेडिटर्स। ठीक है, 26 दिसंबर को एक कोई क्रेडिटर है, उसकी फेवर में हम लोगों ने क्या कर दिया? चेक इशू कर दिया। कितनी रुपीज़ का? 38,000। बट आउट ऑफ देम 2 चेक्स फॉर ₹28,000 वर इन कैश ऑन 3 जनवरी 2005। अब देखें, हम लोगों ने चेक इशू कर दिया तो हम लोगों ने अपनी कैश बुक में से उसको क्या कर दिया होगा? लेस यानी क्रेडिट कर दिया होगा, क्योंकि हम लोगों ने ये ज्यूम किया कि हमने वो क्रेडिटर को दे दिया है। फिर क्या होता है कि उसमें से जो 28,000 है वो तो 31 दिसंबर तक अभी तक उसने क्या किया? कैश करवाया ही नहीं है। बैंक के पास वो चेक कितने का लेके नहीं गया और वहाँ से कैश करवाया ही नहीं है। तो ये कौन सा चेक होगा? अनप्रेजेंटेड चेक। तो हम लोग ये क्या करेंगे? 28,000 जो हम लोगों ने लेस किया हुआ था अगेन अपनी कैश बुक में ऐड कर देंगे, यानी डेबिट कर देंगे। फिर थर्ड सिचुएशन है, वन कस्टमर हैड डिपॉजिटेड डायरेक्टली इनटू द बैंक फॉर ₹5,000 बट इट वाज नॉट मेंशन्ड इन द कैश बुक। अब हम लोगों ने क्या देखना है यहाँ पे कि बैंक में हमारे कोई कस्टमर था, उसने बैंक में डायरेक्टली 5,000 जो है वो जमा करवा दिया, डिपॉजिट करा दिया। पासबुक में तो एंटर हो गया, लेकिन अभी तक हम लोगों ने कैश बुक में वो एंटर नहीं किया बैंक के कॉलम में, तो इसको हम डेबिट करेंगे। इसका अब यहाँ पे हम लोगों ने ट्रीटमेंट करना है, यानी रिवाइज कैश बुक का। अब ये देखिए, सिरे से कैश बुक के बैंक कॉलम में हम लोगों ने क्या किया कि जो डायरेक्टली डिपॉजिट हुए 5,000 वो हम लोगों ने बिल्कुल कैश बुक में नोट ही नहीं किया। कैश बुक के कौन से कॉलम में? बैंक कॉलम में। तो ये हम इस अमाउंट को साइड पे कर देंगे, ये हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में नहीं रिवाइज्ड कैश बुक में ऐड करेंगे। वो मैं बताऊंगी किस तरह, अभी हम इसको जस्ट रीड आउट करते हैं। नेक्स्ट है, द ट्रेडर हैड विदड्रॉन फ्रॉम द बैंक ₹14,000 बट द सेम हैड नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक।
अब हमारे बैंक अकाउंट से ट्रेडर ने क्या किया, 14,000 रुपया निकलवा लिया। अब बैंक ने तो उसको डेबिट कर दिया, उसने इतनी अमाउंट से डेबिट कर दिया, लेकिन अभी कैश बुक में हमने इसको क्रेडिट नहीं किया। ठीक है, तो इसका भी हम लोग रिवाइज कैश बुक में ट्रीटमेंट करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने कैश बुक के बैंक कॉलम में जो जो चीज़ नहीं लिखी, यानी उसके इनकम और एक्सपेंसेस जो हम लोगों ने नहीं लिखे, नोट नहीं किए, रिकॉर्ड नहीं किए, वो हम लोगों ने रिवाइज कैश बुक में पहले रिकॉर्ड करने हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है। Next, fifth, on 29 December, a check for rupees 12,000 was received and entered in the cash book, but had been omitted to send to the bank. अब 12,000 को कोई चेक था, 29 दिसंबर को हमें मिला, यानी हमारी बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करने से पहले। ठीक है, वो जो है कैश बुक में तो हम लोगों ने एंटर कर दिया, रिसीविंग की हमने एंट्री कर दी, यानी डेबिट कर दिया, लेकिन हम लोगों ने वो बैंक को भेजे ही नहीं कि वो भी क्रेडिट करे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको सबसे पहले तो दोबारा क्रेडिट कर देंगे जब तक बैंक इसको क्रेडिट नहीं करता, क्योंकि हमने अभी तक बैंक को सेंड नहीं किया। नेक्स्ट है, ऑन 27 दिसंबर 2004 रुपीज 700 वर क्रेडिटेड इन द पासबुक एज इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, बट द सेम हैड बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक ऑन 31 दिसंबर 2004। अब देखिए 27 दिसंबर को कोई इंटरेस्ट जो है हमारा क्रेडिट हुआ था पासबुक में 700। अब वही अमाउंट हम लोगों ने जो 700 पासबुक में ऐड कर ली, वो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के दिन हम लोगों ने कैश बुक में भी रिकॉर्ड की हुई थी, तो इसका हम जो है कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये पासबुक में भी एडिटेड है। ठीक है, उसमें भी हम लोगों ने क्रेडिट की हुई है और कैश बुक में भी हम लोगों ने डेबिट की हुई है, तो इसका कोई ट्रीटमेंट यहाँ पे नहीं होगा। अब बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक हमें दिया हुआ है 80,000। ठीक है, हमारे पास जो बैंक बैलेंस बन रहा है कैश बुक का, वो क्या बन रहा है, 80,000। अब हम रिवाइज कैश बुक सबसे पहले बनाते हैं। नेम, यहाँ पे कोई नेम नहीं दिया हुआ तो स्लैश लगा दिया, आगे रिवाइज कैश बुक बैंक कॉलम ओनली। अब कैश बुक में हम लोगों ने जो रिकॉर्ड रखा हुआ है वो सिर्फ बैंक कॉलम का जो होगा वो हम लोगों ने उसको यहाँ पे कंसिडर करना है। एज ऑन 31 दिसंबर 2004 सबसे पहले हम लोगों ने डेट पर्टिकुलर्स रुपीज़, फिर डेट पर्टिकुलर्स रुपीज़, दो कॉलम बनाए, एक डेबिट का और एक क्रेडिट का। जो डेबिट कॉलम होगा वो हमारी बैंक में इनकम्स को शो करेगा और जो क्रेडिट कॉलम होगा वो हमारी बैंक्स में एक्सपेंसेस को शो करेगा। समझ आ गया आप लोगों को? तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम बैलेंस लिखते हैं जो 7th स्टेटमेंट में दिया हुआ था, कितना था, 80,000। इसके बाद उन्होंने हमें स्टेटमेंट दी हुई थी डायरेक्ट डिपॉजिट, हमारे कस्टमर ने बैंक में डायरेक्ट डिपॉजिट करा दिया था, वो हमने पासबुक में तो जो है उसको ट्रीट किया हुआ था, लेकिन कैश बुक में हमने सिरे से उसको ऐड ही नहीं किया। तो यहाँ पे हम लोगों ने, जो हमारी इनकम थी, तो हम लोगों ने डायरेक्ट डिपॉजिट इनटू द बैंक, हमारे पास पैसा आ रहा था, रिसीव कर रहे थे, तो ये हमने कैश बुक में डेबिट कर दिया, कैश बुक के बैंक कॉलम में डेबिट कर दिया। अब 4th स्टेटमेंट में वो क्या बताता है कि विड्रॉ कर लिए कि ट्रेडर ने हमारे बैंक अकाउंट से 14,000। अब विड्रॉल जो है हमारे बैंक से वो हमारा एक्सपेंस है, यानी हम हमारा एक्सपेंडिचर है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कैश बुक में क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि ये क्या शो कर रही है, हमारे एक्सपेंडिचर्स, और डेबिट क्या शो करे, हमारे इनकम्स। तो यहाँ पे मैंने विड्रॉल फ्रॉम बैंक 14,000 नोट कर दिया अपनी कैश बुक में। इससे पहले मैंने नोट ये दोनों चीज़ें नहीं की हुई थी, तो मैंने जो इन दोनों को ऐड किया तो मेरा डेबिट साइड का बैलेंस बना 85,000, और जब विड्रॉल एक ही हमारी क्रेडिट साइड पे एंट्री किया विड्रॉल की, वो 14,000 है, लेस अमाउंट है, तो हम लोग 85,000 में से 14,000 लेस करेंगे तो हमारा बैलेंस कैरिड डाउन आ जाएगा, यानी हमारी रिवाइज कैश बुक का बैलेंस आ जाएगा, कितना आ गया, 71,000। अब हमने जो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है वो इस बैलेंस के साथ बनानी है, जो बैलेंस नीचे आया कैरी डाउन 71,000। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने, दोबारा बता देती हूँ कि कैश बुक में हम लोगों ने कुछ एंट्रीज की ही नहीं थी बैंक से रिलेटेड, बैंक कॉलम में। ठीक है, सबसे पहले वो एंट्रीज करके हम बैलेंस को रिकंसाइल करेंगे, उसके बाद हम लोग बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे। यहाँ पे बनाने का तरीका, एक डेबिट कॉलम बनाना है, एक क्रेडिट कॉलम बनाना है। डेबिट हमारी इनकम्स को शो करेगा, क्रेडिट हमारे एक्सपेंस को शो करेगा। मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ कि हमारा जो कैश बुक का बैलेंस होता है वो डेबिट होता है, और हमारी डिपॉजिटर के लिए जो कैश बुक का बैलेंस डेबिट होता है, तो यहाँ पे डेबिट का मतलब होता है ऐड और क्रेडिट का मतलब होता है लेस करना। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि कैश बुक में क्या क्या चीज़ें ऐड हो रही थी जो हम लोगों ने नहीं की हुई थी, और क्या क्या लेस हो रही थी जो हम लोगों ने नहीं की हुई थी, तो वो यहाँ पे कर ली। बाकी जितनी एंट्रीज दी हुई हैं वो आप लोग देखिएगा,
वो पहले से हमारी कैश बुक और पासबुक में नोटेड हैं, जस्ट उनमें हम लोगों ने थोड़ी बहुत चेंजिंग करनी है। लेकिन ये दो एंट्रीज ऐसी थी जो हमारी कैश बुक में सिरे से एंटर ही नहीं थी, रिकॉर्ड ही नहीं थी। तो पहले हमने इनको रिकॉर्ड किया, उसके बाद हम लोगों ने रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाई। तो देख लेते हैं ये कैसे बनी। सबसे पहले नेम, फिर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 2004, रुपीज़ के 2 कॉलम। बैलेंस दिया हुआ था हमें जी, हम लोगों ने जो रिवाइज कैश बुक का निकाला था डेबिट बैलेंस, बैलेंस एज पर रिवाइज कैश बुक 71,000 फाइनल कॉलम में। अब इसमें हम लोगों ने ऐड करना था वो अनप्रेजेंटेड चेक जो अभी तक कैश नहीं हुए हुए थे। अनप्रेजेंटेड चेक थे 28,000 के, दोनों को ऐड किया तो 99,000। फिर इसमें से लेस कर लिया वो अमाउंट जो क्रेडिट हो रही थी। अनकलेक्टेड चेक्स जो अभी तक बैंक ने कलेक्ट ही नहीं किए थे, कितने थे, 18,000। फिर चेक एंटर्ड इन द कैश बुक बट ओमिटेड टू सेंड टू द बैंक। अब हमने कैश बुक में तो उसको रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन हम लोगों ने उसको बैंक में सेंड नहीं किया, तो इसको हम लोगों ने अपनी कैश बुक में से क्रेडिट कर लिया था, लेस कर लिया था। तो यहाँ पे हम लोगों ने 12,000 भी लेस कर लिया। 18 और 12,000 को ऐड किया तो बना 30,000। 30,000 को 99,000 में से लेस किया तो हमारा बैलेंस आ गया 69,000। और ये बैलेंस कौन सा है, बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट, हमारा फेवरेबल बैलेंस, दोनों बुक्स के बैलेंसेस रिकनसाइल हो गए। तो यहाँ तक आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 16 था, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम रिवाइज्ड कैश बुक। सबसे पहले हमने रिवाइज कैश बुक जो है वो प्रिपेयर की, देन रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। आप लोगों का इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 17 है, वो आप लोगों का होम टास्क है, वो आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस करनी है। ओके स्टूडेंट्स, खुदा हाफिज़। इशू कर दिया कितनी रुपीज़ का, 38,000, बट आउट ऑफ देम 2 चेक्स फॉर रुपीज़ 28,000 वर इन कैश ऑन 3 जनवरी 2005। अब देखें, हम लोगों ने चेक इशू कर दिया तो हम लोगों ने अपनी कैश बुक में से उसको क्या कर दिया होगा, लेस यानी क्रेडिट कर दिया होगा, क्योंकि हम लोगों ने ये ज्यूम किया कि हमने वो क्रेडिटर को दे दिया है। फिर क्या होता है कि उसमें से जो 28,000 है वो तो 31 दिसंबर तक अभी तक उसने क्या किया, कैश करवाया ही नहीं है। बैंक के पास वो चेक कितने का लेके नहीं गया और वहाँ से कैश करवाया ही नहीं है। तो ये कौन सा चेक होगा, अनप्रेजेंटेड चेक। तो हम लोग ये क्या करेंगे, 28,000 जो हम लोगों ने लेस किया हुआ था अगेन अपनी कैश बुक में ऐड कर देंगे, यानी डेबिट कर देंगे। फिर थर्ड सिचुएशन है, वन कस्टमर हैड डिपॉजिटेड डायरेक्टली इनटू द बैंक फॉर ₹5,000 बट इट वाज नॉट मेंशन्ड इन द कैश बुक। अब हम लोगों ने क्या देखना है यहाँ पे कि बैंक में हमारे कोई कस्टमर था, उसने बैंक में डायरेक्टली 5,000 जो है वो जमा करवा दिया, डिपॉजिट करा दिया। पासबुक में तो एंटर हो गया, लेकिन अभी तक हम लोगों ने कैश बुक में वो एंटर नहीं किया बैंक के कॉलम में, तो इसको हम डेबिट करेंगे। इसका अब यहाँ पे हम लोगों ने ट्रीटमेंट करना है, यानी रिवाइज कैश बुक का। अब ये देखिए, सिरे से कैश बुक के बैंक कॉलम में हम लोगों ने क्या किया कि जो डायरेक्टली डिपॉजिट हुए 5,000 वो हम लोगों ने बिल्कुल कैश बुक में नोट ही नहीं किया। कैश बुक के कौन से कॉलम में, बैंक कॉलम में। तो ये हम इस अमाउंट को साइड पे कर देंगे, ये हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में नहीं, रिवाइज्ड कैश बुक में ऐड करेंगे। वो मैं बताऊंगी किस तरह, अभी हम इसको जस्ट रीड आउट करते हैं। नेक्स्ट है, द ट्रेडर हैड विदड्रॉन फ्रॉम द बैंक ₹14,000 बट द सेम हैड नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। अब हमारे बैंक अकाउंट से ट्रेडर ने क्या किया, 14,000 रुपया निकलवा लिया। अब बैंक ने तो उसको डेबिट कर दिया, उसने इतनी अमाउंट से डेबिट कर दिया, लेकिन अभी कैश बुक में हमने इसको क्रेडिट नहीं किया। ठीक है, तो इसका भी हम लोग रिवाइज कैश बुक में ट्रीटमेंट करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने कैश बुक के बैंक कॉलम में जो जो चीज़ नहीं लिखी, यानी उसके इनकम और एक्सपेंसेस जो हम लोगों ने नहीं लिखे, नोट नहीं किए, रिकॉर्ड नहीं किए, वो हम लोगों ने रिवाइज कैश बुक में पहले रिकॉर्ड करने हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है। Next, fifth, on 29 December, a check for ₹12,000 was received and entered in the cash book, but had been omitted to send to the bank. अब 12,000 को कोई चेक था 29 दिसंबर को हमें मिला, यानी हमारी बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करने से पहले। ठीक है, वो जो है कैश बुक में तो हम लोगों ने एंटर कर दिया, रिसीविंग की हमने एंट्री कर दी, यानी डेबिट कर दिया, लेकिन हम लोगों ने वो बैंक को भेजे ही नहीं कि वो भी क्रेडिट करे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको सबसे पहले तो दोबारा क्रेडिट कर देंगे जब तक बैंक इसको क्रेडिट नहीं करता, क्योंकि हमने अभी तक बैंक को सेंड नहीं किया। नेक्स्ट है, ऑन 27 दिसंबर 2004 ₹700 वर क्रेडिटेड इन द पासबुक एज इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट बट द सेम हैड बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक ऑन 31 दिसंबर 2004। अब देखिए, 27 दिसंबर को कोई इंटरेस्ट जो है हमारा क्रेडिट हुआ था पासबुक में 700।
अब वही अमाउंट हम लोगों ने जो 700 पासबुक में ऐड कर ली, वो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के दिन हम लोगों ने कैश बुक में भी रिकॉर्ड की हुई थी, तो इसका हम जो है कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये पासबुक में भी एडिटेड है, ठीक है, उसमें भी हम लोगों ने क्रेडिट की हुई है और कैश बुक में भी हम लोगों ने डेबिट की हुई है, तो इसका कोई ट्रीटमेंट यहाँ पे नहीं होगा। अब बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, नेम, यहाँ पे कोई नेम नहीं दिया हुआ तो स्लैश लगा दिया, आगे रिवाइज कैश बुक बैंक कॉलम ओनली। अब कैश बुक में हम लोगों ने जो रिकॉर्ड रखा हुआ है वो सिर्फ बैंक कॉलम का जो होगा वो हम लोगों ने उसको यहाँ पे कंसिडर करना है। एज ऑन 31 दिसंबर 2004 सबसे पहले हम लोगों ने डेट पर्टिकुलर्स रुपीज़, फिर डेट पर्टिकुलर्स रुपीज़, दो कॉलम बनाए, एक डेबिट का और एक क्रेडिट का। जो डेबिट कॉलम होगा वो हमारी बैंक में इनकम्स को शो करेगा और जो क्रेडिट कॉलम होगा वो हमारी बैंक्स में एक्सपेंसेस को शो करेगा। समझ आ गया आप लोगों को? तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम बैलेंस लिखते हैं जो 7th स्टेटमेंट में दिया हुआ था, कितना था, 80,000। इसके बाद उन्होंने हमें स्टेटमेंट दी हुई थी डायरेक्ट डिपॉजिट, हमारे कस्टमर ने बैंक में डायरेक्ट डिपॉजिट करा दिया था, वो हमने पासबुक में तो जो है उसको ट्रीट किया हुआ था, लेकिन कैश बुक में हमने सिरे से उसको ऐड ही नहीं किया। तो यहाँ पे हम लोगों ने, ये हमारी इनकम थी, तो हम लोगों ने डायरेक्ट डिपॉजिट इनटू द बैंक, हमारे पास पैसा आ रहा था, रिसीव कर रहे थे, तो ये हमने कैश बुक में डेबिट कर दिया, कैश बुक के बैंक कॉलम में डेबिट कर दिया। अब 4th स्टेटमेंट में वो क्या बताता है कि विड्रॉ कर लिए कि ट्रेडर ने हमारे बैंक अकाउंट से 14,000। अब विड्रॉल जो है हमारे बैंक से वो हमारा एक्सपेंस है, यानी हम हमारा एक्सपेंडिचर है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कैश बुक में क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि ये क्या शो कर रही है, हमारे एक्सपेंडिचर्स, और डेबिट क्या शो करे, हमारे इनकम्स। तो यहाँ पे मैंने विड्रॉल फ्रॉम बैंक 14,000 नोट कर दिया अपनी कैश बुक में। इससे पहले मैंने नोट ये दोनों चीज़ें नहीं की हुई थी, तो मैंने जो इन दोनों को ऐड किया तो मेरा डेबिट साइड का बैलेंस बना 85,000, और जब विड्रॉल एक ही हमारी क्रेडिट साइड पे एंट्री किया विड्रॉल की, वो 14,000 है, लेस अमाउंट है, तो हम लोग 85,000 में से 14,000 लेस करेंगे तो हमारा बैलेंस कैरिड डाउन आ जाएगा, यानी हमारी रिवाइज कैश बुक का बैलेंस आ जाएगा, कितना आ गया, 71,000। अब हमने जो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है वो इस बैलेंस के साथ बनानी है, जो बैलेंस नीचे आया कैरी डाउन 71,000, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने, दोबारा बता देती हूँ कि कैश बुक में हम लोगों ने कुछ एंट्रीज की ही नहीं थी बैंक से रिलेटेड, बैंक कॉलम में, ठीक है। सबसे पहले वो एंट्रीज करके हम बैलेंस को रिकंसाइल करेंगे, उसके बाद हम लोग बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे। यहाँ पे बनाने का तरीका, एक डेबिट कॉलम बनाना है, एक क्रेडिट कॉलम बनाना है। डेबिट हमारी इनकम्स को शो करेगा, क्रेडिट हमारे एक्सपेंस को शो करेगा। मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ कि हमारा जो कैश बुक का बैलेंस होता है वो डेबिट होता है, और हमारी डिपॉजिटर के लिए जो कैश बुक का बैलेंस डेबिट होता है, तो यहाँ पे डेबिट का मतलब होता है ऐड और क्रेडिट का मतलब होता है लेस करना। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि कैश बुक में क्या क्या चीज़ें ऐड हो रही थी जो हम लोगों ने नहीं की हुई थी, और क्या क्या लेस हो रही थी जो हम लोगों ने नहीं की हुई थी, तो वो यहाँ पे कर ली। बाकी जितनी एंट्रीज दी हुई हैं वो आप लोग देखिएगा, वो पहले से हमारी कैश बुक और पासबुक में नोटेड हैं, जस्ट उनमें हम लोगों ने थोड़ी बहुत चेंजिंग करनी है। लेकिन ये दो एंट्रीज ऐसी थी जो हमारी कैश बुक में सिरे से एंटर ही नहीं थी, रिकॉर्ड ही नहीं थी, तो पहले हमने इनको रिकॉर्ड किया, उसके बाद हम लोगों ने रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाई। तो देख लेते हैं ये कैसे बनी। सबसे पहले नेम, फिर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 2004, रुपीज़ के दो कॉलम, बैलेंस दिया हुआ था हमें जी, हम लोगों ने जो रिवाइज कैश बुक का निकाला था डेबिट बैलेंस, बैलेंस एज पर रिवाइज कैश बुक 71,000 फाइनल कॉलम में। अब इसमें हम लोग एंटर चेक थे 28,000 के, दोनों को ऐड किया तो 99,000, फिर इसमें से लेस कर लिया वो अमाउंट जो क्रेडिट हो रही थी। अनकलेक्टेड चेक्स जो अभी तक बैंक ने कलेक्ट ही नहीं किए थे, कितने थे, 18,000। फिर चेक एंटर्ड इन द कैश बुक बट ओमिटेड टू सेंड टू द बैंक, अब हमने कैश बुक में तो उसको रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन हम लोगों ने उसको बैंक में सेंड नहीं किया, तो इसको हम लोगों ने अपनी कैश बुक में से क्रेडिट कर लिया था, लेस कर लिया था। तो यहाँ पे हम लोगों ने 12,000 भी लेस कर लिया, 18 और 12,000 को ऐड किया तो बना 30,000, 30,000 को 99,000 में से लेस किया तो हमारा बैलेंस आ गया 69,000। और ये बैलेंस कौन सा है, बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट, हमारा फेवरेबल बैलेंस, दोनों बुक्स के बैलेंसेस रिकंसाइल हो गए। तो यहाँ तक आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 16 था, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम रिवाइज्ड कैश बुक। सबसे पहले हमने रिवाइज कैश बुक जो है वो प्रिपेयर की, देन रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। आप लोगों का इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 17 है, वो आप लोगों का होम टास्क है, वो आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस करनी है। ओके स्टूडेंट्स, खुदा हाफिज़।
सिक्योरिटीज़ के साथ इसके बारे में इंफॉर्मेशन मेंशन है। इसका होल्डिंग पीरियड है 12 मंथ। तो इस पे जो हमें प्रॉफिट मिलेगा वो हम लोगों ने फुली टैक्सेबल करना है, जो कि 3,50,000 है। नेक्स्ट है सेल ऑफ पर्सनल कार एट प्रॉफिट। अब हमने अपनी पर्सनल कार जो है वो प्रॉफिट पे सेल कर दिया, तो ये हमारा प्रॉपर बिजनेस नहीं है, रेगुलर बिजनेस नहीं है। एक ही दफ़ा हमने अपनी पर्सनल कार जो है वो प्रॉफिट पे सेल कर दी, तो ये हमारी इनकम नहीं है, नो इफेक्ट होगा। नेक्स्ट है लॉस ऑन सेल ऑफ पेंटिंग। अब आप लोगों के 242 पेज पे ये सारा कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, और आप लोगों के नोट में भी है कि पेंटिंग और ज्वेलरी वगैरह इनमें अगर कोई लॉस हो जाए तो उसको हम लोग ट्रीट नहीं करते टैक्सेबल इनकम में। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर इन अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड, ये भी एग्जम्प्टेड है। फिर है प्रोफेशनल बुक्स परचेज्ड। अब ये आप लोगों के पेज 103 पे फर्स्ट स्टेटमेंट है कि इसको हम लोग बिल्कुल ट्रीट इनकम में नहीं करते, क्योंकि एक हम लोगों ने बुक परचेज़ किया, या हमारा एक्सपेंस है, हमारी टैक्सेबल इनकम में ये इंक्लूडेड नहीं है। फिर है कंपनसेशन और डिलेड रिफ़ंड। हमें कोई रिफ़ंड मिलना था, कैशबैक मिलना था, लेकिन उसमें वो रिफ़ंड करने में देर हो गई, तो उसके लिए उन्होंने हमें कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे दिए, कंपनसेट कर दिया, तो ये हमारा बेनिफिट है, फुली टैक्सेबल होगा 20,000। फिर इंश्योरेंस मनी रिसीव्ड ऑन मैच्योरिटी ऑफ पॉलिसी, ये भी जो है ना तो हमारी सैलरी इनकम है ना हमारा बिजनेस है कि हम लोग ये रिसीव करते रहे। एक ही दफ़ा हम लोगों ने जो है इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई थी, उसकी जब हमारा टाइम पीरियड कंप्लीट हुआ तो हमें वो मैच्योरिटी पे मिल गई है, तो ये 1,75,000 भी हम टैक्सेबल इनकम में शामिल नहीं करेंगे। नेक्स्ट अमाउंट रिसीव फ्रॉम वर्कर्स प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड एग्जम्प्टेड है। ये आप लोगों की सारी डिटेल लिखी हुई है इस पे पेज नंबर 108 पे, ठीक है। वहाँ पे आप लोग देखेंगे ये एग्जम्प्टेड है पार्टिसिपेशन फंड। यहाँ पे अगर हम लोगों ने अमाउंट पे की होती तो फिर हम उसको फुली टैक्सेबल कर देते। नेक्स्ट है अमाउंट क्लेम्ड फॉर रिबेट, यानी हमें किस पे थोड़ी बहुत रिबेट क्या होता है जो हमें टाइम से पहले दे देने पर। मैंने आपको इससे पहले अकाउंटिंग में पढ़ाया, आपको तो नहीं पढ़ाया, लेकिन रिबेट ये होता है कि हम लोगों को कुछ छूट मिल जाए, कुछ रिलैक्सेशन मिल जाए, ठीक है। कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड पेंशन फंड ड्यूरिंग द ईयर, पेज नंबर 108 पे है। इसका डिटेल इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि जब भी हम पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट करते हैं तो उस पे हमें क्या मिलता है, एवरेज रिलीफ मिलता है। फिर है जी लीगल एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर, कितने हैं 15,000। नीचे मैंने लिख दिया पर्सनल एक्सपेंसेस जो हैं वो नॉट अलाउड फॉर एवरेज रिलीफ, इन पे एवरेज रिलीफ नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोगों ने जो भी लीगल एक्सपेंसेस किए हैं वो हमारे पर्सनल इश्यूज़ हैं, ठीक है। पर्सनल एक्सपेंस है वो हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, उसके लिए हमें एवरेज रिलीफ नहीं मिलेगा। नोट है आगे इन्होंने हमें एफ तक सिचुएशन दी है। ही इज़ प्रोवाइडेड शोफर ड्रिवन कार of 2000 ccc by the employer partly for private use, cost of vehicle is 13 lakh। यहाँ पे शोफर का मतलब है जो ड्राइवर होता है, ठीक है। हमें ड्राइवर के साथ कार मिली है, हाफ पर्सनल यूज़ के लिए और हाफ जो है वो बिजनेस यूज़ के लिए है, तो और कॉस्ट की व्हीकल की जो कॉस्ट है वो है 13 लाख। तो इसमें हम लोग 5% इसका ट्रीटमेंट करके टैक्सेबल इनकम में शामिल कर देंगे। नेक्स्ट है ही इज़ प्रोवाइडेड विद रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन। अनफर्निश्ड अकोमोडेशन थी, यहाँ पे वैल्यू नहीं दी हुई, तो हम लोग 45% ऑफ बेसिक सैलरी ले देंगे। नेक्स्ट है ही इज़ प्रोवाइडेड विद रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन। अनफर्निश्ड अकोमोडेशन थी, यहाँ पे वैल्यू नहीं दी हुई, तो हम लोग 45% ऑफ बेसिक सैलरी लेके फुली टैक्सेबल कर देंगे। नेक्स्ट है डोनेशन टू पाकिस्तान रेड क्रेसेंट सोसाइटी अप्रूव्ड अंडर क्लॉज 61 ऑफ शेड्यूल 2 इन रुपीज़ 1,60,000 एंड इनकम टैक्स अमाउंटिंग टू रुपीज़ 4,05,000 हैज़ ऑलरेडी बीन डिडक्टेड फ्रॉम हिज सैलरी। ये इसको हम ट्रीट नहीं करेंगे क्योंकि सैलरी से ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है। यहाँ पे हम लोगों की डोनेशंस है, मैं आप लोगों को डोनेशंस पहले करवा चुकी हूँ। कल मैंने आप लोगों को पेज नंबर भी बताया था, वहाँ पे रेड क्रेसेंट सोसाइटी में जो हम लोगों ने डोनेट किया होगा उसका हम लोगों ने या तो अमाउंट लिखनी है या फिर 30% ऑफ, उसकी जो लिमिट है वो रेस्ट्रिक्टेड है 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम का, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने टोटल इनकम में से लेस कर देना होता है। फिर है जी द सैलरी ऑफ वॉचमैन गार्डनर एंड द स्वीपर पेड बाय द एम्प्लॉयर अमाउंटेड टू रुपीज़ 40,000। हमारे भी पे हमारे वॉचमैन को, गार्डनर को और स्वीपर को पे कर दिया है एम्प्लॉयर ने। हमारा बेनिफिट है फुली टैक्सेबल होगा। शेयर फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो हम रेट पर्पस के लिए ऐड करते हैं 75,000 को टोटल इनकम में ऐड कर देंगे। पेंशन रिसीव फ्रॉम एक्स एम्प्लॉयर, हमें एक्स एम्प्लॉयर से पेंशन रिसीव हुई है लेकिन ये हमारी सैलरी में एडेड नहीं होती, तो इसको हम कोई ट्रीट नहीं करेंगे। देख लेते हैं इसका सोल्यूशन है। सबसे पहले नाम लिखेंगे जिसका हम लोगों ने टैक्स पेबल और टैक्सेबल इनकम फाइंड करनी है। मिस्टर आरिफ महमूद, टैक्स ईयर 2020, टैक्स ईयर एंडेड
30 जून 2020 रेजिडेंशियल स्टेटस रेजिडेंट कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेएबल। सबसे पहले हमारा जो हेड आता है वो है इनकम फ्रॉम सैलरी सेक्शन 12। इसमें आती है बेसिक सैलरी हमारी 15 लाख फुली टैक्सेबल थी, बोनस 2,50,000 फुली टैक्सेबल था, फिक्स्ड एजुकेशनल अलाउंस फॉर चिल्ड्रन 1 लाख फुली टैक्सेबल, एंटरटेनमेंट अलाउंस फुली टैक्सेबल 80,000, रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन फैसिलिटी 45% ऑफ बेसिक सैलरी 15 लाख का हम लोग 45% लेंगे और हमारी अमाउंट आई 6,75,000, ये फुली टैक्सेबल कर दिया हमने। नेक्स्ट है वॉचमैन गार्डनर एंड स्वीपर सैलरी शोफर, ये हमारी थी 40,000 फुली टैक्सेबल हमारा बेनिफिट था। शोफर ड्रिवन कार प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर पार्टली फॉर प्राइवेट यूज़, कॉस्ट ऑफ व्हीकल थी 13 लाख, इसका 5% लिया। हम लोगों को पता है कि हमारी कन्विंस का क्या ट्रीटमेंट है, तो जब ये दो यूजेस के लिए होती है तो 5% लेके हम फुली टैक्सेबल कर देते हैं। 65,000 आया जो कि हम लोगों ने टैक्सेबल इनकम में शामिल कर दिया। कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर इन अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड 10,000 इनर कॉलम में लेके आउटर कॉलम में स्लैश लगा दी, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। फिर अमाउंट रिसीव फ्रॉम वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड नीचे लिखा हुआ है एग्जम्प्टेड अंडर क्लॉज 26 पार्ट 1 सेकंड शेड्यूल। ठीक है, इस शेड्यूल के तहत ये जो है अमाउंट हमें रिसीव हुई है, ये क्या है, एग्जम्प्टेड है। 1,70,000 लिख के आउटर कॉलम में हम लोगों ने स्लैश लगा दी। फिर है पेंशन रिसीव फ्रॉम एक्स एम्प्लॉयर, यह हमारा जो है एक्स एम्प्लॉयर से हमें पेंशन रिसीव हुई है लेकिन हमारी सैलरी इनकम में इंक्लूडेड नहीं है, ये हमारी सैलरी नहीं है। 1,20,000 को इनर कॉलम में लिख के आउटर में स्लैश लगा दी। पे इन ल्यू ऑफ लीव, लीव के हमें जो है पे मिलती रही है तो जो हमारा बेनिफिट है 90,000 टैक्सेबल इनकम में शामिल कर दिया। फिर इंसेंटिव अवार्ड, हमें कुछ कैश मिला था अवार्ड में, 1,75,000 हमारा बेनिफिट था इनका टैक्सेबल इनकम में शामिल कर दिया। अब इनकम फ्रॉम सैलरी हमारी कितनी आई 29 लाख, इनकम फ्रॉम सैलरी हमारी कितनी आई 29,75,000। नेक्स्ट हेड जो आता है वो है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सेक्शन 15। इसमें हमारी रेंटल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी थी, इसको हम सेपरेट ब्लॉक में ट्रीट करेंगे 3 लाख और आउटर कॉलम में हमने स्लैश लगा दी। क्योंकि यहाँ पे ना तो डिडक्शंस हैं और हमारी जो रेंटल इनकम है वो 2 लाख से एक्सीड कर रही है। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम बिजनेस अंडर सेक्शन 18। हमारी इनकम जो है बिजनेस से कौन सी थी, इनकम फ्रॉम फिश फार्मिंग बिजनेस 7 लाख फुली टैक्सेबल थी। नेक्स्ट कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 37A। ठीक है, लॉस ऑन सेल ऑफ पेंटिंग मैंने कहा था इसको हम लोगों ने ट्रीट नहीं करना, 65,000 इनर कॉलम में लेके आउटर कॉलम में स्लैश लगाई। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इनहेरिटेड ज्वेलरी होल्डिंग पीरियड विद इन 12 मंथ्स फुली टैक्सेबल था 3,50,000। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मुदारबा सर्टिफिकेट होल्डिंग पीरियड लेस दैन 12 मंथ्स सेपरेट ब्लॉक इनकम में इसको हम ट्रीट करेंगे, 85,000 है। इनर कॉलम में लेके आउटर कॉलम में स्लैश लगाई। ये आते इन हेड्स के अंडर हैं लेकिन इनको टैक्स सेपरेट ब्लॉक में किया जाता है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज अंडर सेक्शन 39। अब अदर सोर्सेज से हमें कौन कौन सी इनकम मिल रही थी, कंपनसेशन और डिले रिफंड। अब हमारा रिफंड कोई डिले हुआ था उस पर हमें कंपनसेशन मिला 20,000 हमारा बेनिफिट था और हमारा सोर्स भी ना बिजनेस था और ना कैपिटल गेन था ना सैलरी था, तो अदर सोर्सेज में ऐड किया 20,000 टैक्सेबल इनकम में। फिर है इंटरेस्ट फ्री लोन फ्रॉम फ्रेंड थ्रू क्रॉस चेक, क्रॉस चेक के थ्रू है, कैश फॉर्म में नहीं है, तो हम लोगों ने इसको इनर कॉलम में लिख के आउटर कॉलम में स्लैश लगा दी क्योंकि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। सेल ऑफ पर्सनल कार एट प्रॉफिट, हम लोगों ने कार बेची, एक ही दफ़ा बेची और उस पर हम लोगों ने प्रॉफिट मिल गया, लेकिन ये हमारा प्रॉपर कोई बिजनेस नहीं है, कोई सोर्स नहीं है, तो यहाँ पे 1,55,000 इनर कॉलम में लेके आउटर कॉलम में स्लैश लगाई। इंश्योरेंस मनी रिसीव्ड ऑन मैच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी 1,75,000 इनर कॉलम में लेके आउटर कॉलम में स्लैश लगाई। हमारी टोटल इनकम जो बनी इनको सबको ऐड करने के बाद वो है 40,45,000। इसमें से लेस हमने कर देनी है जो हमने रेड क्रेसेंट कंपनी में सोसाइटी में जो डोनेशन की थी वो कितनी थी 1,60,000। ये अब 1,60,000 थी, ये हमारी जो रेस्ट्रिक्शन है वो है 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम, यानी टैक्सेबल इनकम का 30% जो करें उस हद तक हम इसको अपनी टोटल इनकम में से लेस कर सकते हैं। तो हमारी 1,60,000 हमने लेस कर दी, हमारी जो एक्चुअल टैक्सेबल इनकम आई है वो है 38,85,000। अब हमने इसमें ऐड करना है शेयर फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ पर्सन AOP जो हम रेट पर्पज़ के लिए ऐड करते हैं 75,000। अब हमारी टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पज़ जो है वो है 39,60,000। अब हमने इसमें से टैक्स कंप्यूट कर लेना है। आप लोगों ने स्लैब देखनी है, स्लैब के अकॉर्डिंग जिस स्लैब में आप लोगों का ये अमाउंट जो है आपका इनकम वो लाई कर रही है उसको देखते हुए आप लोगों की यहाँ पे जो स्लैब है वो है 6, स्लैब नंबर 6 जहाँ पे आप लोगों की इनकम 35 लाख है।
ठीक है। 35 लाख से अगर एक्सीड कर रही है तो उस पर आप लोगों ने 20% लेना है। सबसे पहले देख लेते हैं इनकम टैक्स ऑन 35 लाख 3,70,000, और जो एक्सीड कर रही है 35 लाख से उस पर हम लोगों ने 20% लेना है। और जो एक्सीड कर रही है हम लोगों ने क्या करना है 39,60,000 माइनस 35 लाख करना है, तो हमारी अमाउंट आएगी 4,60,000। इस पर हम लोगों ने 20% लेना है। और जो एक्सीड कर रही है हम लोगों ने क्या करना है 39,60,000 माइनस 35 लाख करना है, तो हमारी अमाउंट आएगी 4,60,000। इस पर हम लोगों ने 20% लिया तो अमाउंट आई 92,000। अब जहाँ पे हमारा जो टैक्स पेबल आया वो है 4,62,000। जब भी हम शेयर फ्रॉम AOP लिखते हैं तो हम लोग उसका फार्मूला नीचे लगा के उसकी एक्चुअल इनकम पे जो हमारा रेट आता है टैक्स का वो हम ज़रूर निकालते हैं। तो वो फार्मूला लगा के हम लोग निकालेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल ऑन एक्चुअल टैक्सेबल इनकम। ठीक है, सबसे पहले हम जितना हमारा टैक्स आया वो लिखा, डिवाइड कर दिया, उसको हम लोगों ने इनकम इंक्लूडिंग शेयर फ्रॉम AOP इनटू इनकम एक्चुअल इनकम। ठीक है, इस पे जो हमारा रेट ऑफ टैक्स आया वो 4,53,250 आया। अब हम लोगों ने इसमें से देख लेना है कि हमें एवरेज रिलीफ किस किस चीज़ पे मिला है। तो एवरेज रिलीफ हमें जो मिला था वो पेंशन फंड में हम लोगों ने जो कंट्रीब्यूट किया था उस पे मिला था। अमाउंट अलाउड फॉर रिबेट कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड पेंशन फंड कितनी अमाउंट थी ₹4 लाख। और सेकंड जो इसकी सिचुएशन थी मैंने आपको पेज नंबर बताया है, वहाँ पे आप लोगों ने ओपन करके देखना है तो वहाँ पे सारी सिचुएशन लिखी हुई है। वहाँ पे इसके साथ सिचुएशन दी हुई थी कि अप्रूव्ड पेंशन फंड जितनी अमाउंट दी हुई है या तो वो और 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम विच एवर इज़ लेस, या फिर हम लोगों ने टैक्सेबल इनकम का 20% लेना है। इन दोनों में से जो कम अमाउंट होगी उसको हम लोगों ने आगे अमाउंट एडमिजिबल फॉर रिबेट में राइट करना है। तो 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम हम लोगों ने लिया तो हमारी अमाउंट आई 7,77,000। तो इसमें से लेस कौन सी है 4 लाख। तो हमने एवरेज रिलीफ के लिए जो अमाउंट मुख्तस किया है जो सिलेक्ट किया है वो क्या है 4 लाख। अब हमने जो टैक्स ऊपर फाइंड किया उसमें से लेस कर देनी है एवरेज रिलीफ, यानी कितनी अमाउंट की हमें छूट मिली है उस टैक्स में से, वो हम लोगों ने उसमें से क्या कर देना है लेस। यहाँ पे उसका फार्मूला लगाते हैं ग्रॉस टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पज़, यानी हम लोगों ने जो रेट पर्पज़ के लिए ऊपर निकाला था टैक्स वो हम लोगों ने फाइंड करना है। ये वाला टैक्स हम लोगों ने फाइंड नहीं करना। नीचे है टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस जिसमें शेयर फ्रॉम AOP ऐड होगा इनटू अमाउंट एडमिजिबल फॉर रिबेट, जो हम लोगों ने एवरेज रिलीफ के लिए अमाउंट उन दोनों में से चूज़ की थी विच एवर वाज लेस, और वो थी 4 लाख। नीचे अमाउंट पुट कर दी 4,62,000 डिवाइडेड बाई 39,60,000 इंटू 4 लाख। और इसमें हम लोगों को ट्रीटमेंट करने के बाद जो अमाउंट आई है वो है 46,667। इसको हम लोगों ने लेस कर दिया 4,53,250 में से। अब हम लोगों का प्रॉपर्टी इनकम को हम लोगों ने सेपरेट ब्लॉक में ट्रीट करना था। सबसे पहले उसका ट्रीटमेंट भी देख लेते हैं, उसको हम लोगों ने इसमें ऐड करना है। टैक्स ऑन प्रॉपर्टी इनकम, हम लोगों ने जो हमारी रेंटल इनकम हमें मिली थी उस पर हम लोगों ने कोई टैक्स पे करना था सेपरेट ब्लॉक इनकम के तहत, वो इसमें ऐड कर देंगे। ग्रॉस अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी इनकम हमारी जो रेंटल इनकम थी वो कितनी थी 3 लाख। टैक्स ऑन प्रॉपर्टी इनकम 5% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग ₹2 लाख, जो 2 लाख से हमारी अमाउंट एक्सीड करी है उसमें हम लोगों ने 5% लेके इसको टैक्स इसमें ऐड कर देना है टैक्स पेबल में। 3 लाख में से -2 लाख किया और 1 लाख आया, इस पर हम लोगों ने 5% लिया तो हमारी अमाउंट क्या आई 5,000। नेक्स्ट जो थी टैक्स ऑन मुदारबा सर्टिफिकेट, इसको भी हम लोगों ने सेपरेट ब्लॉक इनकम में ट्रीट करना था। इसमें होल्डिंग पीरियड लेस दैन 12 मंथ था, तो सेपरेट ब्लॉक में 85,000 का हम लोगों ने क्या ले लिया 15,000। इसकी अमाउंट जो आई वो थी 12th ब्लॉक इनकम में ट्रीट करना था। इसमें होल्डिंग पीरियड लेस दैन 12 मंथ था, तो सेपरेट ब्लॉक में 85,000 का हम लोगों ने क्या ले लिया 15,000। इसकी अमाउंट जो आई वो थी 12,750। इसको और 5,000 को हम लोगों ने ऐड किया दोनों को, तो हमारी अमाउंट आई 17,750। इसको अब इस अमाउंट को हम लोगों ने लेस कर देना है इसमें से 40,000। इसको हम लोगों ने लेस कर देना है 4,06,583 में से। ठीक है, तो लेस किया तो हमारी अमाउंट क्या आई 4,24,333। अब इसमें से हम लोगों ने लेस डिडक्टेड टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, हमारा जो एट द स्पॉट टैक्स लेस हुआ था डिडक्ट किया गया था वो कितना था, वो जहाँ पे आप लोगों को इस सिचुएशन में दिया हुआ था। सबसे पहले पेज पे आ जाएं तो यहाँ पे आप लोगों को दिया हुआ था एन इनकम टैक्स अमाउंटिंग टू रुपीज़ सी नोट में, नोट नंबर सी में एन इनकम टैक्स अमाउंटिंग टू ₹4,05,000 जो है वो हमारा टैक्स जो है वो सैलरी में से डिडक्ट हुआ था। इसको हम लोगों ने टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स में से लेस कर लेना है।
ये वाला टैक्स हम लोगों ने यहाँ पे लेस कर दिया 4,05,000। तो हमारा टोटल टैक्स पेबल जो आया वो है 19,333। यानी हमारा टोटल जो टैक्स पेबल था उसमें से हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, शेयर फ्राम एओपी जो हमने रेट पर्पस के लिए ऐड किया था उसका ट्रीटमेंट किया। जो अमाउंट आई वो हम लोगों ने यूज़ करते हुए एवरेज रिलीफ निकाला। एवरेज रिलीफ का मतलब होता है हमें कुछ रिलैक्सेशन मिली है टैक्स में, वो माइनस करने के बाद हम लोगों ने जो रेंटल प्रॉपर्टी पे, रेंटल इनकम पे जो हम लोगों ने टैक्स पे करना था वो ऐड कर दिया, और मुदारबा सर्टिफिकेट पे भी हमारा कुछ टैक्स था वो भी हम लोगों ने ऐड करके टोटल माइनस किया, तो हमारी टैक्स लाइबिलिटी जो थी वो कम हो गई। उसके बाद उसमें से कुछ टैक्स ऐसा था जो हमारी सैलरी में से ऑलरेडी जो है डिडक्ट हो चुका था, तो वो इस टैक्स लाइबिलिटी में से हम लोगों ने लेस करना था, और जो बाकी बच जाना था वो बच गया, वो हमारा टैक्स पेबल है जो अभी हम लोगों ने टैक्स पे करना है। तो आगे हम लोग नोट्स रीड कर लेते हैं। जो जो पेज नंबर मैंने आपको बताए हैं आप लोगों ने वो पेज नंबर लाजमी एक दफ़ा रीड करने हैं। उस पर आप लोगों की ये सिचुएशन लिखी हुई है, आप लोगों को ये समझने में इजी होगा कि हम लोगों ने कौन सी एंट्री को या कौन सी चीज़ को किस तरह टैकल करना है। सबसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मुदारबा सर्टिफिकेट होल्डिंग पीरियड लेस दैन 12 months विल बी टैक्स्ड एज सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम 15% टैक्स ईयर 2020। फिर सेकंड है नो डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ बुक परचेज्ड एंड डोनेशन टू बैतुल माल आर अवेलेबल विद इफेक्ट फ्रॉम 2003। यानी इन दोनों की हमें कोई डिडक्शन अवेलेबल नहीं थी, हम लोगों ने इनको ना डिडक्ट करना है ना ऐड करना है। Whereas per agreement the advance given by the tenant is adjustable against the rent payable by him to the owner of the building, then the amount of advance rent totally ignored। क्योंकि ये अमाउंट जो है ऑनर को वो जब दे रहा है रेंट उसमें एडजस्टेबल थी एडवांस की अमाउंट, तो हम इसको बिल्कुल इग्नोर करेंगे, इसका कोई ट्रीटमेंट हम लोग नहीं करेंगे। सिचुएशन 4 है एनी अमाउंट पेड एज डोनेशन टू फाउंडेशन बोर्ड्स सोसाइटीज ट्रस्ट एंड फंड अप्रूव्ड अंडर क्लॉज 61 ऑफ शेड्यूल 2 इज अलाउड एज डायरेक्ट डिडक्शन फ्रॉम टोटल इनकम अप टू 30% ऑफ इनकम। Fifth, if furnished accommodation is provided by the employer by rent, entitlement is non-total income up to 30% of income. Fifth, if furnished accommodation is provided by the employer by rent, entitlement is not known, straight 45% of minimum of time scale will be included for value of accommodation। अगर MTS ना दिया हुआ तो फिर बेसिक सैलरी का। फिर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इनहेरिटेड ज्वेलरी था, होल्डिंग पीरियड इसमें लेस दैन 12 मंथ था तो फुली टैक्सेबल था कैपिटल गेन्स के अंडर। फिर पर्सनल लीगल एक्सपेंडिचर इज़ नॉट एंटाइटल्ड फॉर एवरेज रिलीफ विद इफेक्ट फ्रॉम 2003। यानी हमें जो लॉ के अकॉर्डिंग बताया गया उसमें पर्सनल लीगल एक्सपेंडिचर के लिए कोई एवरेज रिलीफ नहीं मिलता। पे इन ल्यू ऑफ लीव इज पेमेंट रिसीव्ड व्हेन द एम्प्लॉय फॉर गोज द लीव ड्यू टू हिम, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लीव इनकैशमेंट। फ्रॉम टैक्स ईयर 2020 इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इज टैक्सेबल अंडर सेपरेट टैक्स रेट। ठीक है, if the rental income is more than rupees 2 lakh and no deduction will be allowed in case of individual and association of person, however where gross rent exceed 4 million then one of the following option is अवेलेबल। पहली बात उन्होंने कहा है कि अगर हमारी रेंटल इनकम 2 लाख से ज़्यादा हो जाए और उसमें कोई डिडक्शंस भी ना हो तो हम लोग क्या करते हैं उसको सेपरेट ब्लॉक इनकम में ट्रीट करते हैं। हाँ, अगर रेंटल इनकम जो है वो 4 मिलियन से ज़्यादा हो तो हम उसमें से इन दोनों नीचे वाली सिचुएशंस में से जो दी हुई हैं इनमें से कुछ एक करते हैं। एक ये कि टैक्स ऑन ग्रॉस रेंट एज सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, या तो हम उस रेंट पे जो है सेपरेट ब्लॉक इनकम में उसको ट्रीट करेंगे। टैक्स एट नॉर्मल स्लैब रेट आफ्टर कंसिडरिंग द अलाउएबल डिडक्शंस फ्रॉम चार्जेबल रेंट, उस रेंट में से हम लोग जो अगर डिडक्शंस दी हुई हैं तो वो डिडक्शंस करने के बाद उसको नॉर्मल स्लैब रेट के अंदर उसको हम लोग ट्रीट करेंगे। Interest free loan from friend has no effect on computation of taxable income if received through cross check। क्रॉस चेक के थ्रू रिसीव हुई है तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। इन केस ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर द पर्पज ऑफ एवरेज रिलीफ, यानी यहाँ पे एवरेज रिलीफ के लिए जो हम लोगों ने टैक्सेबल इनकम लेनी है वो लेनी है जिसमें शेयर फ्रॉम एओपी शामिल होगा। नो कैपिटल लॉस शैल बी रिकॉग्नाइज्ड अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 ऑन द डिस्पोजल ऑफ कैपिटल एसेट अंडर सेक्शन 38S नेमली पेंटिंग, ड्राइंग, वर्क ऑफ आर्ट, कॉइन, एंटीक एक्सेट्रा। यानी इन 4 चीज़ों में अगर हमें कैपिटल लॉस होता है तो हम लोगों ने उसको ट्रीट नहीं करना। तो ये आप लोगों का न्यूमेरिकल नंबर 7 था। इसको आप लोगों ने 2 से 3 दफ़ा प्रैक्टिस करना है और इन पेजेस को रीड आउट करके आप लोगों ने ये याद रखना है कि जब जब ये सिचुएशन आएगी तो हमने न्यूमेरिकल में उसको कैसे ट्रीट करना है। ओके स्टूडेंट्स, खुदा हाफिज़।